morning to all of you students. Today we are starting our new chapter, that is how do organisms reproduce. Okay, chapter name is how do organisms reproduce. First word which must be coming in your mind is what is reproduction. So reproduction is the generation of your one's progeny. Okay, किसी भी एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी प्रोजेनी को जो बनाता है जिससे कि उसकी जो भी स्पीशीज है वो कंटिन्यूअस इस जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें चलती रहे, उसके लिए अपनी नई प्रोजेनी को बनाना, वो ही है रिप्रोडक्शन. ओके, अब आपने 9th क्लास में बहुत कुछ चीजें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, मीन्स रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, रिप्रोडक्शन का जो बेसिक होता है उसमें आपने पढ़ा होगा. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपने सेल का स्ट्रक्चर बनाया होगा, आपने न्यूक्लियस दिखाया होगा, न्यूक्लियस के अंदर आपने क्रोमोसोम्स दिखाए होंगे और आपने कहीं पर ये पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है. ओके, तो सबसे पहली बात यही आती है कि हमने कहा डीएनए कर रहा है कोई काम इसमें, तो वो डीएनए ऐसा क्या काम कर रहा है जिसके बेस पे हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का जो मेन है वो है डीएनए, जो मेन काम रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसमें कर रहा है. सो डीएनए कैसे काम करता है और डीएनए क्या है? डीएनए क्या है आप जानते हैं, हम केवल ये बात करते हैं कि डीएनए काम कैसे करता है. देखिए, डीएनए का जो मेन, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि डीएनए क्या कर रहा है, तो हमारा जो भी फिजिक बन रही है, जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी जो भी फिजिक बन रही है वो इसीलिए बन रही है क्योंकि वो उसके डीएनए में है. हमारा डीएनए ये डिसाइड करता है कि हमारा रंग कैसा होगा, रूप कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, हेयर्स कैसे होंगे, आई कैसी होगी, आई कलर कैसा होगा, ये सारे जितने भी हमारे फिजिक्स होती हैं, हमसे लेके एक गाय, एक कुत्ते, एक किसी भी पूरे हमारा पूरे जो इन्वायरमेंट है उसमें आप किसी भी एक को उठा लीजिए, प्लांट तक में भी हर किसी में डीएनए मिलता है. हर किसी का डीएनए ही है जो ये बताता है कि इसकी प्रोजेनी क्या होगी. इसीलिए उसी डीएनए के कारण हमेशा एक पेड़ का बच्चा एक पेड़ ही होता है, ह्यूमन का बच्चा एक ह्यूमन ही होता है, जानवर का बच्चा एक जानवर ही होता है, क्योंकि डीएनए ही है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यही जो मैंने आपको बताया कि जो आपके बॉडी शेप, जो लोगों को जो नजर आता है आप में, इन्हीं कैरेक्टर्स को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहा जाता है. तो इन कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जा रहा होता है. ये हो गया डीएनए. अब फर्स्ट थिंग ये आती है कि ओके, हमने कह दिया कि ये रोल है डीएनए का. अब बात आती है कि फिर डीएनए काम कैसे करता है. डीएनए में ऐसा क्या होता है कि वो पेरेंट से बेबी में पहुंच जा रहा है. तो डीएनए का क्या होता है, डीएनए की एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा अपनी कॉपी बनाते रहता है. लाइक अगर हम डीएनए का, आप जब बड़े हो जाएंगे आपको ये स्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल कहा जाता है इसे. तो ये डीएनए का मॉडल है, तो ये क्या करता है, आगे जाके अपनी ऐसी 2 कॉपीज बना लेगा. ठीक है, तो ये क्या कर दिया इसने, ये एक डीएनए ने 2 कॉपी बना दी. लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं हो गया. ऐसा नहीं है कि हमारी एक सेल के अंदर अगर एक डीएनए ने 2 कॉपी बना ली तो ठीक है, आप सीधे से कहीं कहीं जाके प्रोजेनी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन है, वो बायोलॉजी है, रिप्रोडक्शन है, तो इट मीन्स कि बहुत सी प्रोसेसेस अभी इन्वॉल्व होंगी. तो सबसे पहली जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो क्या, आप देखिए, आपने ये पढ़ा है ना, ये सेल बनाया, ये न्यूक्लियस बनाया, इसके अंदर में क्रोमोसोम थे, इसमें आपने डीएनए पढ़ा था. अब मैंने कह दिया ये डीएनए तो चलो ये 1 से 2 में डिवाइड हो गया, तो लेकिन एक प्रॉपर सेल ने डिवाइड होना है ना. तो जब ये डीएनए डिवाइड होगा उसके साथ ही बाकी पूरे सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये भी अपनी कॉपीज बनाते हैं. अपने जो एक सेल होती है उसमें इनके नंबर्स, मतलब लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, अगर हम प्लांट की बात करें क्लोरोप्लास्ट है, ये गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब क्या करते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाना शुरू करते हैं. जब इनके नंबर्स अच्छे खासे बढ़ जाते हैं तो ये एक सेल डिवाइड कर जाती है 2 सेल में. तो जो ये डीएनए की 2 कॉपीज बनी थी, ये एक कॉपी इसमें चली जाएगी, एक कॉपी इसमें चली जाएगी, इसके साथ में सारे सेल ऑर्गेनेल बन जाएंगे. इस तरह से एक सेल जो है 2 सेल में डिवाइड हो जा रही है. और स्पेशलिटी क्या होती है कि जो भी डीएनए का स्पेशलिटी ये है कि डीएनए हमेशा अपना पैटर्नल, मतलब जिस भी डीएनए से ये बना है ये उसका बिल्कुल क्लोन होगा, ये बिल्कुल उसके जैसा होगा. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जहां पर भी, अब इसके बाद हम जब अपने नेक्स्ट स्टेप में आएंगे उसमें आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आएगा कि इसने तो बिल्कुल अपनी कॉपीज बना दी, डीएनए ने अपनी बिल्कुल कॉपीज बना दी, जैसा ये था इसने ऐसी कॉपीज बना दी.
बिल्कुल सेम डीएनए, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन डिफरेंस आता है वो इस बेस पे आता है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है आगे जाके। एक कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की अपने क्लास में हम केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग क्लास में बात करेंगे, राइट। तो अभी जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एक चीज तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ आप बिल्कुल लगा के रख लीजिए, वो ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली प्रोजेनी हमेशा अपने पेरेंट की क्लोन होगी, ठीक है। अब एक और वर्ड आ गया यहाँ पर, क्लोन। क्लोन क्या है? क्लोन का मतलब होता है कि जो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी मॉर्फोलॉजी में, अपनी फिजिक में, अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर में, इन सब में बिल्कुल अपने पेरेंट का जैसा है। लाइक अगर हम ह्यूमंस हैं, क्या हम अपने पेरेंट की क्लोन होते हैं? नहीं होते हम अपने पेरेंट की क्लोन। वो क्यों नहीं होते, वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे उसके बाद समझ पाएंगे। अभी के लिए हम केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनके बारे में बात करेंगे उनके लिए हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमेशा प्रोजेनी अपने पेरेंट की क्लोन होती है। जो पेरेंट होते हैं बिल्कुल उनके जैसी होगी, उनके और प्रोजेनी के डीएनए में और पेरेंट के डीएनए में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम डीएनए निकलेगा, राइट। तो इस केस में क्या होता है, मैंने कहा ये क्लोन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि हमने एक चीज तो कह दी कि क्लोन होता है, इसके साथ में मैंने सेकंड वर्ड आपसे ये बोला था कि जो हम लोग ह्यूमन के केस में है, इनमें मैंने बोला कि हम नहीं होते, क्लोन नहीं होते, यानी कि हम में कुछ वेरिएशंस होते हैं, राइट, हम उनसे अलग होते हैं। तो अब ये बात आती है कि अभी हम जो बेसिक चीजें देख रहे हैं कि वेरिएशंस आना मतलब कि हम जो अपने एंसेस्टर्स से थोड़ा सा अलग आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस आना अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है, राइट। अब देखिए वो क्यों, वेरिएशन का क्या रोल है या किसी भी चीज में होता क्या है कि हम जिस जगह में रहते हैं हमारा एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वाटर, मरीन वाटर का, हर किसी का अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है। और हर इकोसिस्टम में हर किसी इंडिविजुअल की एक फिक्स प्लेस होती है, एक जगह होती है, उसे नाइचेस भी कह सकते हैं आप। तो उस प्लेस में क्या होता है कि मीन्स इकोसिस्टम में उस जगह पे वो बैठा है, उस प्लेस का मतलब ये होता है कि वहां पर की कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो नेचुरल कंडीशंस हैं, वो उस इंडिविजुअल के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेंगी। तो अब अगर वेरिएशन आता है तो वेरिएशन आने का मतलब क्या हो जाएगा कि अभी जो हम अभी तक बात कर रहे थे फिक्स्ड कोई डिफाइंड प्लेस है, नाइचेस जिसे हम कह रहे हैं, तो हमने कहा कि वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए, अगर इसी इंडिविजुअल की प्रोजेनी में कोई डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो फिक्स प्लेस जो उस इंडिविजुअल के लिए बना था, लेकिन अब क्योंकि प्रोजेनी में वेरिएशन है तो यानी कि वो फिक्स प्लेस तो उसका नहीं रहेगा इकोसिस्टम में, उसे वो सेम प्लेस तो नहीं मिल सकता क्योंकि उसमें जो प्रोजेनी है उसमें अपने पेरेंट के कंपैरेटिव डिफरेंस आ चुका है। लेकिन तब भी वेरिएशन इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ ग्रुप। एक ग्रुप के लिए अगर हम कहें कि पूरे के पूरे ग्रुप में एक वेरिएशन आ रहा है, एक पूरी स्पीशीज में अगर वेरिएशन आ रहा है, तो ये वेरिएशन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि देखिए आज के जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन डे बाय डे चेंज हो रही है। आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, पहली बात तो गर्मी बढ़ेगी, दूसरी बात ग्लेशियर्स पिघलेंगे यानी कि पानी बढ़ेगा, यही सब तो होना है। ऐसी कंडीशन में वेरिएशन आने के कारण क्या हो जाएगा कि एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस रहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल में कोई वेरिएशन आया है तो उसमें इन कंडीशन के साथ में उसे एडजस्ट करना ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि उसमें भी वेरिएशन आया है और जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जो नेचुरल कंडीशन है उन सब में भी वेरिएशन आया है, तो दोनों वेरिएशन जो है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन में अगर वेरिएशन आ जाए तो क्या होगा, उस केस में हमेशा, मतलब मैक्सिमम केसेस में हम ये कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल जिसमें सडन वेरिएशन आ गया है, औरों में नहीं आया है, उनकी पूरी स्पीशीज में नहीं आया है, किसी में आया है, तो उसके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम हो जाएगी, उसके जीवन जीने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे कम हो जाएंगी क्योंकि वो एक इंडिविजुअल में आया हुआ चेंज है, पूरे के वेरिएशन है जो कि पूरे के पूरे सोसाइटी में आया हुआ वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वेरिएशन अगर एक पूरी के पूरी स्पीशीज में आ रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली हेल्पफुल होता है, बट अगर किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म में आ रहा है तो वो मोस्टली फेटल होता है, मतलब वो इंडिविजुअल के लिए उनको लाइफ जीने लायक नहीं लगता है। इसके बाद हम सीधे से आ जाते हैं कि रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या क्या है।
रिप्रोडक्शन मैंने जैसे आपसे पहले कह दिया, आज हम बात केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करेंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जहां पर एक सिंगल पेरेंट ही नई प्रोजेनी बना दे रहा है, वो कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर, और वो किन में होगा, वो उन्हीं में होगा जो भी जितने भी ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, जितनी भी ऐसी स्पीशीज है जहाँ की कोई सेपरेट सेक्सेस होते ही नहीं है, मेल फीमेल टाइप का चीज जहाँ होता ही नहीं है, वहीं पर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग जहां पर कि एक सिंगल इंडिविजुअल से ही एक नई प्रोजेनी जनरेट हो जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ फिक्स टाइप्स होती हैं, अब हम उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टाइप होता है बाइनरी फिशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी फिशन? सबसे सिंपल बात, एक इंडिविजुअल है, वो जो है वो धीरे धीरे उसके मतलब वो नॉर्मली ये सब किस में होता है, ये आपके सारे यूनिसेलुलर बॉडीज की बात हो रही है। अब जो बाइनरी फिशन की मैं बात कर रही हूँ, यूनिसेलुलर बॉडी में होता है, मतलब कि जो सिंगल सेल से बनी हुई बॉडीज होती है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अमीबा। तो उसमें क्या होगा, सिंपल सी बात, ये जैसे मैंने दिखा रखा है, एक अमीबा है, उसके अंदर हमको एक न्यूक्लियस दिख रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, ये अमीबा अपने जो शेप है उसे एक्सपेंड करेगा, अंदर से न्यूक्लियस वाला एरिया जो है वो भी अपने उसको एक्सपेंड करेगा। उसके बाद ये सीधे से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इनमें एक आर्च टाइप का बनने लगेगा ऐसा, और उसके बाद फाइनली ये एक जो अमीबा था ये दो सेल्स में बिल्कुल, जो कि दो क्लोन सेल्स होंगी, उनमें डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका बाइनरी फिशन। इसके बाद इसी बाइनरी फिजन से रिलेटेड एक दूसरा होता है, उसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। अब देखिए बाइनरी फिजन में क्या हुआ था, एक सेल दो में टूटी, केवल दो में डिवाइड हुई, तो हमने कह दिया बाइनरी फिजन। अगर एक सेल दो में टूट के बहुत ढेर सारी सेल्स में टूट जाए, मतलब कि 8, 10, 20, 50, 100 कितने भी हो सकते, इतनी सेल्स में वो टूट जाए, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ये आपका वाक्य आप मुझे बताएंगे कि प्लाज्मोडियम का रोल कहाँ पर होता है। आपने क्या कभी प्लाज्मोडियम का नाम कहीं सुन रखा है? नहीं सुन रखा होगा, मैं बताऊंगी। सुन रखा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप बताएं कि प्लाज्मोडियम की किसी स्पीशीज को आपने सुना है, वो किसी में कोई डिजीज कॉज करती है या ऐसा कुछ हिंट मैंने दे, ओके। तो जो प्लाज्मोडियम की मैं बात कर रही हूँ, इसमें क्या होता है, एक सेल जो होती है सबसे पहले वो अपने चारों ओर एक सिस्ट टाइप की फॉर्म कर लेती है, अंदर ये सेल्स हैं, ये सेल डिवाइड पहले 1 से 2 में डिवाइड होंगी, 2 से 4 में, 8, 16, 32, धीरे 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 करके ये 100-150 तक भी इनका डिवीजन हो जाता है। और जब प्रॉपर इतनी बार डिवाइड हो जाते हैं, मतलब सोचिए बाहर से आपको एक सेल दिख रही है, ये बर्स्ट होगी तो एक साथ 100 से लेकर 200 तक भी इसके अंदर से सेल्स निकल सकती है, और वो हर सेल जो है वो एक नया इंडिविजुअल बनाएगी। तो इसे कह देते हैं हम मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब आपका थर्ड टाइप रहता है फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए दो टर्म आएंगे आपके, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। बहुत अच्छे ढंग से सुनिएगा इनको, क्योंकि इनमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस मतलब ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ जाता है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस होता है। सो पहले हम बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहली बात इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगाइरा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक आपका इंडिविजुअल है, ऐसा कोई भी, इसकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, 4 भाग में टूट गई मान लीजिए, ठीक है। ये चारों के चारों पार्ट क्या कर देंगे, एक नया स्पाइरोगाइरा बना देंगे, ठीक है। चारों के चारों कंप्लीट पूरा बना लेंगे। ये हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन। अब आती है बात दूसरी, रीजनरेशन की। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, फ्रेगमेंट में टूटा, लेकिन टूट के वो जहां पर पड़ा वहां से उसने एक नया प्लांट बना दिया, ये वो पूरा कंप्लीट प्लांट बना दिया। रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन दूसरा जो नेक्स्ट टर्म जो हमारा आया उसका एग्जाम्पल है प्लानेरिया। तो इसमें क्या होता है, मानिए कि ये एक ऐसा एक इंडिविजुअल है प्लानेरिया, ओके। इसमें ये क्या करेगा, ये इन 3 पार्ट्स में ये भी टूटा, देखिए फ्रेगमेंटेशन में भी टूटा था, इसमें भी टूटा है, यहाँ पर भी टूटा। अब क्या हुआ, ऊपर वाले में क्या, ऊपर वाले के पास क्या रहा, इतना रहा, राइट। सेकंड वाले के पास अगर मैं इसको ले जाऊं, इसके पास क्या रहा, इतना रहा, और थर्ड वाले के पास इतना रहा। यही तो रहा ना, अगर हम इन 3 पार्ट्स को अलग अलग कर दें। तो रीजनरेशन में क्या होगा, इतना पार्ट ये है, केवल नया नीचे वाला पार्ट इतना इसमें पूरा बन जाएगा, इसमें ऊपर का और नीचे का ऐसे बन जाएगा, और इसमें ऊपर का ऐसे बन जाएगा। बनेंगे ये भी एक कंप्लीट 3 प्लांट इसमें भी बन जाएंगे। डिफरेंस केवल ये होता है कि रीजनरेशन में जितना पार्ट गया होता है, मतलब जो मेन पेरेंट प्लांट जो था 3 पार्ट में टूटा, तो जितना पार्ट पुराना है वो पुराना वैसा का वैसा रहेगा, बाकी पोर्शन उसमें नया ऐड हो जाएगा। जो पुराना पोर्शन है वो नहीं बनेगा,
नया पोर्शन जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है केवल वो बनेगा। अगर आप रीजनरेशन का और किसी में एग्जांपल देखना चाहेंगे, जैसे कि अभी तो हम बात कर रहे हैं केवल जहां पर एक नई प्रोजेनी बन रही है इसके थ्रू, लेकिन रीजनरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो आप लोगों के लिए बहुत इजी भी है देखना, वो होती है जो आप लोगों के घर में मिलने वाली छिपकली होती है। उसमें कैसे होता है, छिपकली में आपने देखा होगा उसकी जो टेल होती है, पूंछ जो होती है, उस पर अगर कुछ भी पड़ जाए वो पूंछ शेड हो जाती है, झड़ जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद आप नोटिस कर रहिएगा उस छिपकली में उतनी सी पूंछ फिर से आ गई होती है। तो छिपकली में भी ये पावर क्यों होती है, इसकी रीजनरेशन पावर के कारण ही होती है। और वो रीजनरेशन और ये रीजनरेशन अलग अलग टाइप का है, क्योंकि उसमें कोई नया इंडिविजुअल नहीं बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 इंडिविजुअल तो बन रहे हैं, लेकिन इन तीनों इंडिविजुअल जो पुराना इनके पेरेंट का पार्ट था वो वैसा का वैसा है, बाकी पार्ट इसमें नया बन रहा है। ये हो गया आपका रीजनरेशन। नेक्स्ट आता है आपका बडिंग। अब हम बात करते हैं बडिंग क्या होती है। बडिंग होती है आपकी हाइड्रा में। ओके, हाइड्रा आप लोगों ने ये सारे मुझे लगता है 9th में बना रखे होंगे। मैंने हाइड्रा बना दिया, डायग्राम पे मत जाना, हाइड्रा बन गया मान लीजिए, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, बडिंग होने में क्या होता है, ये जैसे प्लांट है, इसमें यहाँ पर से साइड से एक छोटी सी बड आएगी, एक छोटा सा हाइड्रा समझ लीजिए, हाइड्रा में एक छोटा सा हाइड्रा आ जाएगा, छोटा सा बच्चू टाइप का, ठीक है। एक स्मॉल सा ये बड इसमें क्रिएट हुई, और ये बर्ड क्या होती है, एक टाइम के बाद में ये इससे शेड कर जाएगी। ये बर्ड यहाँ पर पहुंच गई, झड़ गई है अपने पेरेंट पार्ट से, जब ये बर्ड के बराबर साइज में आ जाएगी, झड़ जाएगी। उसके बाद ये जो बर्ड है धीरे धीरे डेवलप करते करते ये भी यही एक जो मेन इंडिविजुअल होता है उसके बराबर बड़ी बन जाएगी। तो ये हो गया आपका बर्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसमें, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी तक के समझ में आए, जिसमें हमने सबसे पहली चीज कही फिजन, यानी कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हमने अमीबा का एग्जांपल दे दिया था। मल्टीपल फिजन, जहां पर मैंने प्लाज्मोडियम का एग्जांपल दिया है और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, मैंने आप लोगों को इसका डिफरेंस भी बता दिया है। उसके बाद बडिंग हो गया आपका। एंड अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये होता है कि किसी भी प्लांट के, देखिए आपने एक प्लांट बाहर छोटे से प्लांट कोई भी देखा होगा, तो सबसे पहली बात आती है कि वेजिटेटिव का मतलब क्या है। वेजिटेटिव का मतलब ये होता है एक प्लांट के केस में जो उसका रूट, शूट और स्टेम होता है, यानी कि जड़, तना और पत्ती, ये 3 चीज होती हैं, ये एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। इन वेजिटेटिव पार्ट्स में से अगर एक नया प्रोजेनी बन जा रही है डायरेक्टली कैसे ही, उसे हम कह देंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जांपल अपने घर में देखने हो तो एक छोटा सा काम करना, एक आलू, आजकल सबसे इजी है, एक आलू 2 टाइप के आ रहे हैं, उसमें से एक ऐसा जिसमें कि आपको कहीं पर थोड़ा आई में टाइप का, मतलब ऐसे ना, जैसे आपको एक पोटैटो दिख रहा है, ये पोटैटो, इसमें ऐसे ऐसे कुछ आपको बने हुए जैसे दिखेंगे, ऐसा ऐसा टाइप का। ऐसा एक आलू लेना, उसको हल्का सा मॉइस्ट करना, हल्का सा गीला करना और उसे कहीं पर रख देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गीले में रखो, साफ सुथरी जगह पे रख देना। आपको कुछ दिन में उसमें से ना एक नई बर्ड निकलते हुए दिख जाएगी, यहाँ पर से ही एक नया ग्रीन कलर का पत्ती पत्ती सी ऐसे निकलते हुए दिख जाएगी। तो ये क्या है, यही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जहाँ पर क्या हुआ, एक पोटैटो में से उसके ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसके मीन्स होते हैं, अलग अलग मीडियम के थ्रू ये हो रहा होता है। तो जैसे पोटैटो में जो होता है ये पोटैटो ट्यूबर के थ्रू होता है, ठीक है, उसे आई भी कहा जाता है या पोटैटो ट्यूबर भी कहा जाता है। तो पोटैटो ट्यूबर के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर से एक नया प्लांट बन रहा होता है। अब अगर मैं इस पोटैटो को, जिसमें कि मान लीजिए यहाँ पर भी ऐसा कुछ ग्रीनिश दिखने लग गया, यहाँ पर भी मैं इसको इतने पार्ट्स में काट दूं, तो एक पोटैटो से हमारे 5 पोटैटो प्लांट बन जाएंगे एक सिंगल पोटैटो से। हो सकता है किसी में इससे भी ज्यादा बन जाए। इनको कट करके आप अगर सॉइल के नीचे डाल दें, जहां पर ये प्लांट दिख रहा है उस छोटे से पोर्शन को ऊपर छोड़ें, बाकी को नीचे डाल दें, उस टाइम बाद 3-4 महीने बाद आपको उसकी आप उसे जब खोदेंगे मिट्टी को वहां पर से, तो आपको 2-3 अच्छा ढंग से बोया होगा तो और ज्यादा भी पोटैटो उससे मिल सकते हैं। तो ये क्या है, पोटैटो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसा ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप अपने आसपास से बहुत जगह देख सकते हैं। ये मैंने पोटैटो का एक एग्जांपल दे दिया, इसके साथ में अगर और एग्जांपल दूं तो आप जिंजर का एग्जांपल ले सकते हैं, गार्लिक का एग्जांपल ले सकते हैं, आप टर्मरिक का एग्जांपल ले सकते हैं। ये तो मैंने सारी ऐसी बता दी जहां पर आपको क्या है, आपको उसके स्टेम से आपको प्रोडक्शन नया होते हुए दिख रहा है और आपको बड़े इजीली विजिबल होता है, ठीक है। इसके साथ में काफी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लीव्स के थ्रू भी ये हो रहा होता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल होता है ब्रायोफिलम। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं भी आएगा, मैं जब बाद में आपकी हमारी ऑनलाइन क्लास रहेगी उस समय मैं आपको इन सब के बारे में और बता दूंगी।
ब्रायोफिलम। तो ये ब्रायोफिलम क्या होता है, इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें इसे कहते हैं पत्थर चट्टा। ठीक है, ये एक हर्ब में आने वाला एक प्लांट है जिसकी हर्बेशियस क्वालिटी होती है, और स्पेशली जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें उसको सही करने में, उससे रिकवर करने में पत्थर चट्टा यानी ब्रायोफिलम का बहुत यूज होता है। इसकी पत्तियों को खाया जाता है उसमें। तो जो ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, ऐसे ऐसे कुछ राउंड शेप की पत्ती होगी जो अपने प्लांट से जुड़ी हुई है। सडनली आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर नीचे की ओर को रूट, और यहाँ पर छोटी छोटी सी इसी की जैसी पत्तियां आई, एक में ही बहुत जगह दिख सकती हैं आपको ऐसे। यहाँ नीचे का रूट, एक ही वो एक लीव है, उसमें ऊपर की ओर को लीव आई भी दिख रही है, नीचे की ओर को उसी में आपको रूट्स आई भी दिख रही है, ऐसे ही। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, फिर ये वाला जो पोर्शन ये डेवलप हो जाता है, नीचे झड़ जाता है, और जहां पर भी इससे जमीन मिलती है, मिट्टी मिलती है, सॉइल मिलती है, वहां पर से जाके ये एक नए प्लांट को ग्रो करा देता है। तो ये होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो किसके थ्रू, हमने किस किस के थ्रू देख लिया, हमने स्टेम के थ्रू देखा, जैसे कि आलू में हमने देखा है, हमने लीव्स के थ्रू देख लिया इसमें। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या कहीं पर रूट के थ्रू देख रखा है, क्या कहीं कहीं पर रूट के थ्रू भी कोई वो हो रहा होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा होता है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा होता है। अगर आपको वो देखना हो तो शकरकंदी सब खाते होंगे, एक जाड़ों के टाइम पे मोस्टली आती है, उसका प्लांट होता है। उसके प्लांट को क्या किया जाता है, एक जैसे एक जगह पे उसे बो दिया गया, एंड उसके बाद उसकी ये ऐसे ही आगे को उसकी क्रीपर टाइप में उसकी जाती है। तो उस क्रीपर को आप जहां जहां पर मिट्टी में डालते जाएंगे, दबाते जाएंगे, वहां वहां पर से वो एक नया प्लांट बनाते जाएगा, और वहां वहां पर उसमें नीचे से शकरकंदी लगती जाएगी। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो जाता है आपका कि रूट के थ्रू आपने कहाँ देख रखे हैं, जहां पर कि आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, तो रूट, स्टेम और लीफ इन तीनों के थ्रू होता है। केले में भी आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। केले का जो पार्ट आपका जमीन के बिल्कुल जमीन से लगा हुआ होता है वो केले का स्टेम होता है, और ऊपर की ओर का आपको जो भी दिख रहा है वो केले की लीव्स हैं, बनाना लीव्स होती हैं। ऑल्दो आपको मोटा गोल सा नजर आ रहा है, आपको हो सकता है आपको लगता है वो स्टेम है, बट वो स्टेम नहीं है, वो लीव होती है। और जो बिल्कुल सॉइल से लगा हुआ पोर्शन होता है वो केले का बनाना स्टेम होता है। तो उसी स्टेम से आप देखते हैं कई बार नया बनाना प्लांट, एक बार पुराने प्लांट पे जब बनाना लग जाते हैं तो एक नया प्लांट नीचे वहीं पर से निकल जाता है। तो ये भी आपका किसी चीज का एग्जाम्पल है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है। ओके, अब लास्ट हमारा रहता है इसमें स्पोर फॉर्मेशन। ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, कुछ ऐसी फंजाई की, जैसे फंगस होते हैं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत शायद पढ़ा होगा 9th में, और आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट कि आप लोग से पढ़ रखा है नहीं, बट कुछ फंगस होते हैं। लाइक एग्जांपल मैं आपको दूं फंगस का, आपके घरों में अगर कभी रोटी बच जाए, आपको उसके ऊपर कुछ ग्रीनिश कलर का या ब्लैकिश कलर का कुछ पाउडर जैसा लगा हुआ दिखने लग जाता है 1-2 दिन में, वो फंगस होता है। तो ऐसी बहुत, ये तो एक बहुत माइन्यूट साइज वाला फंगस है जो मैंने आपको बता दिया। इससे थोड़े बड़े बड़े भी हो जाते हैं, मशरूम्स वगैरह भी सारे के सारे फंगस में आते हैं। तो इन सब में क्या होता है, इनमें स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। स्पोर फॉर्मेशन मतलब कि इनमें क्या रहता है कि कुछ ब्लड टाइप के एक फॉर्मेशन होती है, मतलब एक ऊपर से हल्का सा नहीं बॉल सा लगाइए, नीचे को ऐसा एक पतला सा स्टेम जैसा लगाइए, ऐसी ऐसी फॉर्मेशन हो जाती है फंगस में, ऐसी ऐसी वाली। ठीक है, तो जो ये रहता है आपका, इनके अंदर बहुत माइन्यूट स्पोर्स भरे होते हैं, बहुत छोटे स्पोर्स भरे होते हैं, मतलब आप बहुत ही ज्यादा माइन्यूट साइज के स्पोर्स का मीनिंग तो स्पोर्स ही होता है बेटा, मतलब एक ऐसे समझ लो कि जिनसे एक नया लाइफ बनने वाली है, वही है स्पोर्स। ओके, सो जब ये फिर ये बाहर की लेयर बर्स्ट होती है तो जितने भी इसके स्पोर्स होते हैं ये ऐसे एकदम पे उड़ते हैं, एंड ये जहां पर भी जाते जाएंगे वहां पर ये नई फंगस की कॉलोनीज बनाते जाएंगे। तो फंगस में होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, और ये सारे के सारे आ गए आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देख लिया, कौन कौन से इसके मीन्स होते हैं ये देख लिए। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस होंगे आपसे हम लाइव क्लास में बात करेंगे उनके बारे में। टिल देन, stay home, stay safe, and continue reading. Have a good day.